नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल सेवा बहाल। व्यापारी पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने फैसले का किया स्वागत। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की घोषणा के बाद 5 अगस्त से राज्य में मोबाइल सेवाओं पर लगाई गई थी रोक। दिल्ली में एनआईए और एटीएस का राष्ट्रीय सम्मेलन। आतंकवाद पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को घेरा। कहा, आतंकवादियों को किसी देश का समर्थन मिलना खतरनाक। पाकिस्तान पर बढ़ा एफएटीएफ का दबाव। विभिन्न ऊर्जा समझौते के तहत की गई शर्तों का सम्मान करेगा भारत। इंडिया एनर्जी फोरम के सेरावीक सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संबोधन। कहा, निवेशकों को किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र और हरियाणा में चरम पर चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में बल्लभगढ़ में पहली चुनावी रैली आज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी रैलियां। महाराष्ट्र में भी दिग्गज नेताओं की धुआंधार रैलियां। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज सिएरा लियोन की संसद के स्पीकर अब्बास बुंडू से करेंगे मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत सिएरा लियोन के बीच 6 करार। भारतीय उच्चायोग खोलने का ऐलान। कश्मीर घाटी में आज से पोस्टपेड मोबाइल सेवा बहाल कर दी गई है। पाबंदियों के चलते बीते 72 दिन से ये सेवा ठप पड़ी थी। आज दोपहर से करीब 40 लाख मोबाइल फोन पर पोस्टपेड सेवा काम करने लगी है। घाटी में 17 अगस्त तक लैंडलाइन की आंशिक सेवा बहाल की गई थी और 4 सितंबर तक करीब 50,000 लैंडलाइन को शुरू करने की घोषणा की गई थी। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा खत्म किए जाने और प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद 5 अगस्त से यहां पाबंदियां लगा दी गई थी। लोग बहुत शोर करते थे, टेलीफोन नहीं है, ये नहीं है। मेरा ये कहना था कि टेलीफोन जब नहीं थे तब नहीं थे क्या आप यहां? हमने टेलीफोन इसलिए रोके थे कि टेलीफोन के जरिए ही टेररिज्म की एक्टिविटी बढ़ाई जाती है, मोबिलाइजेशन होता है, इंडोक्ट्रिनेशन होता है। हमारे लिए इन कश्मीरी भाई की जान जरूरी थी, टेलीफोन जरूरी नहीं था। और हमने कामयाबी के साथ सब लोगों की जान बचाई। अब खैर वो टेलीफोन भी खुल गया है, कारोबारी लोग भी आसानी से अपना काम कर सकते हैं। टूरिस्ट ने आना शुरू कर दिया है और हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको बहुत दिक्कत थी, वो भी बात कर सकते हैं और अब कोई दिक्कत रहेगी नहीं। कुछ दिन पहले पर्यटकों को घाटी में आने की छूट देने के केंद्र के फैसले के बाद राज्य प्रशासन ने ये कदम उठाया है। घाटी में स्कूल और कॉलेज पहले ही खुले हुए हैं और लैंडलाइन फोन सेवा पूरी तरह से काम कर रही है। कश्मीर घाटी में सभी नेटवर्क की पोस्टपेड मोबाइल सेवा बहाल होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। अगर आज मोबाइल खुल रहे हैं पोस्टपेड, बहुत अच्छी बात है। राहत मिल लोगों को, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, अपनों से मिलेंगे। बिछड़ गए हैं अपने, जैसे बाहर अब्रॉड चले गए हैं बहुत सारे लोग, उनसे कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगे इससे। देखिए, अच्छी बात है अगर मोबाइल फिर से बहाल हो जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर जोर देते हुए पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि अगर किसी अपराधी को किसी देश का समर्थन मिल जाता है तो वो बड़ी चुनौती बन जाता है। कुछ देशों ने इसमें महारत हासिल कर ली है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए काफी बातें जरूरी हैं। सबको पहले ये जानना जरूरी है कि आतंकी कौन है, उसे पैसा कहां से मिल रहा है, कौन उसकी मदद कर रहा है। Terrorism is fought under 3 different silos, and all these 3 are most important.
The first and the most vital is to know who is the terrorist. What is he planning? Who are his targets? Where is he getting his weapons? Where is he stored them? Who is giving them money? Who are their overground supporters? Which are the countries, if at all there are any foreign sponsored terrorism? And we know that today terrorism is one of the phenomena that is supported and gets its support and sustenance from the sources abroad. So it is very important first to know about terrorism. भारत विभिन्न ऊर्जा समझौते के तहत की गई अनुबंधात्मक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा। इंडिया एनर्जी फोरम के सेरावीक सम्मेलन में सीतारमण ने कहा कि शर्तों का सम्मान किया जाएगा और निवेशकों को किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। And I also would broadly want to highlight the concern, and a justified concern, justifiable concern, about honoring contractual commitments, irrespective of where it emerges from or whether you have reasons for it or not. I'm not even getting into that debate. But we as a nation are concerned, and we are doing everything positive to make sure commitments are honored. That shouldn't worry those investing or those who are really interested in building capacities in India for energy and energy security. नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा 5 दिनों के भारत दौरे पर हैं। नीदरलैंड के राजा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक का मकसद द्विपक्षीय आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। नीदरलैंड के राजा का 2013 में राजकाज की बागडोर संभालने के बाद ये पहला भारत दौरा है। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में आज उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी रण की। महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में पार्टियों के दिग्गज धुआंधार रैली कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा से, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस समेत कई दलों के दिग्गजों की रैलियां होने वाली हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 21 अक्टूबर को राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 4 रैलियों की कड़ी में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में ये पहली चुनावी रैली है। इस रैली का असर राज्य की 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की बल्लभगढ़ रैली के बाद राज्य में 3 और रैलियां प्रस्तावित हैं। 15 अक्टूबर को वो चरखी, दादरी और कुरुक्षेत्र के थानेसर में रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद 18 अक्टूबर को उनका हिसार में भी रैली का कार्यक्रम है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज हरियाणा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज फतेहाबाद, सिरसा और हिसार में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रदेश में आज से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज नूंह में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। राहुल गांधी के साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई बड़े नेता भी जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में ये पहला विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ने यहां से मशहूर पहलवान बबीता फोगाट को मैदान में उतारा है, जिन्होंने इस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया है। नए जिले में अपनी धाक जमाने के लिए सभी राजनीतिक दल जोर लगा रहे हैं।
ये है हरियाणा का सबसे नया जिला चरखी दादरी। इसमें दादरी और बाढ़रा विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधानसभा चुनाव में दादरी सीट पर सबकी निगाहें हैं। यहां से कुल 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला रेसलर बबीता फोगाट, जो अखाड़े के बाद अब राजनीति में अपने विरोधियों को पटखनी देने में जुटी हैं। बबीता को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जो लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, उस गंदगी को साफ करने के लिए किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा, और जब अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो वो गंदगी को साफ कौन करेगा। बबीता का मुकाबला कांग्रेस के नृपेंद्र सिंह सांगवान और जेजेपी के सतपाल सांगवान से है। दोनों ही उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हम तो समाज सेवी हैं, हमने काम किया है यहाँ पे, लोग हमें जानते हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया, तो देश का रोशन किया है, पर राजनीति में तो बहुत फर्क है। सरकार ने दादरी में खास करके अगर एक ईंट भी लगाए हैं तो मैं उनका कसूरवार। दादरी के अंदर एक हॉस्पिटल हमारा बना हुआ है, 100 बेड का हॉस्पिटल, मैंने अपने दम पर बनवाया था। लेकिन बीजेपी के बागी नेता और समाजसेवी सोमवीर सांगवान ने दादरी सीट पर मुकाबले को रोचक बना दिया है। उन्हें जनहित से जुड़े कार्यों के चलते जनता का भरोसा जीतने की उम्मीद है। अंतरात्मा से लोगों की सेवा की। जब पार्टी ने जो चुनाव आया, मैं प्रबल दावेदार था और टिकट डिक्लेयर होने से सिर्फ 4 मात्र घंटे बाद में मेरी टिकट काट दी। उसके अंदर लोगों के अंदर रोष था और लोगों ने ये फैसला करा कि भाई को इलेक्शन लड़ाएंगे और निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ा रहे। हरियाणा की खट्टर सरकार ने 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया था। जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर यह पहला विधानसभा चुनाव है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के दादरी से मैदान में आने के बाद यहां पर सबकी निगाहें लग गई हैं, लेकिन समाजसेवी के तौर पर पहचान बना चुके सोमवीर सांगवान भी तमाम राजनीतिक दलों को इस बार यहां से कड़ी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में सबको इंतजार रहेगा कि हरियाणा के सबसे नए इस जिले की जनता 21 तारीख को किसके हक में अपना फैसला सुनाती है। चरखी दादरी से कैमरामैन सुरेश और संदीप सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में भी विभिन्न दलों के दिग्गज चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जलगांव में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने भंडारा गोंदिया में भी चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की नीतियां और कार्यक्रम गरीबों के कल्याण पर केंद्रित हैं। किसान कल्याण की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सिर्फ महाराष्ट्र में लाखों किसानों के बैंक खातों में 2000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। बांटने और छांटने वाली राजनीति अब अतीत हो गई है और इसका ट्रेलर आप सभी ने 2014 में दिखा दिया था और इस चुनाव में आप लोग पूरी फिल्म दिखा देने वाले हैं। जो काम करेगा उसको ही आपका विश्वास मिलेगा, ये अब सिद्ध हो चुका है। इससे पहले जलगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का फैसला जरूरी था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, भारत का मस्तक है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल कोल्हापुर में चुनावी रैली को संबोधित किया।
उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासन में जहां महाराष्ट्र को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं दी गई, तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 4,32,000 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने सतारा जिले के कराड में भी एक रैली को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने पुणे जिले के शिरूर तहसील में रोड शो भी किया। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कल महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लातूर जिले के ओसा में चुनावी सभा में बीजेपी नेतृत्व और मीडिया पर आरोप लगाया कि वो लोगों का ध्यान प्रमुख मुद्दों से हटा रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को जिताने की भी अपील की। और अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति के अफ्रीकी देशों के दौरे की। उपराष्ट्रपति के 2 अफ्रीकी देशों के दौरे का आखिरी दिन है। सिएरा लियोन में आज उपराष्ट्रपति वहां की संसद के स्पीकर अब्बास बुंडू से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति यहां एक चैरिटी हॉस्पिटल का भी दौरा करेंगे। इससे पहले फ्री टाउन स्थित स्टेट हाउस में कल राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच कृषि और सूचना तकनीक समेत 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश यूएनएससी सुधारों पर जोर देने के लिए भी सहमत हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सिएरा लियोन को विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म पर सहयोग करने के लिए शुक्रिया अदा किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सिएरा लियोन में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आतंकवाद को विश्व शांति के लिए चुनौती बताया। भारतीय समुदाय ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का सिएरा लियोन में शानदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीयों को भारत के अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया और उनसे भारत के संदेश को फैलाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सिएरा लियोन में रह रहे भारतीयों से दोनों देशों के विकास में योगदान करने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के लिए निवेश का एक पसंदीदा जगह बन गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो चाहते हैं कि सिएरा लियोन में रह रहे 1400 भारतीय दोनों देशों को जोड़ने में एक पुल का काम करें। India is thriving. The reason being Indian philosophy, universal brotherhood, sarve jana sukhino bhavantu, vasudhaika kutumbakam. The entire world is one family. That is the philosophy. Share and care is the core of our Indian philosophy. And India was once known as Vishwaguru. Students from abroad, they used to come to Nalanda, then Takshashila, Pushpagiri, all these places, and they used to get educated, even Chinese historians. उपराष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार के हालिया फैसले का उद्देश्य इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों का विस्तार और राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से सीमा पार आतंकवाद का असर भी कम होगा। Keeping on moreover, being a bordering state, our neighbor is aiding, abetting, funding, training terrorists, and separatist tendencies are being encouraged. And the focus is more on controlling it rather than on development. So India, after considerable thought and discussion, the government of India has decided to reorganize Jammu and Kashmir. We have not changed the boundaries of the state. Boundaries will remain the same. उपराष्ट्रपति ने विकलांगों के लिए कृत्रिम अंगों की फिटिंग के लिए इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी पहल के तहत सिएरा लियोन में जयपुर फुट शिविर आयोजित करने की भारत की पेशकश को दोहराया। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर एक डाक टिकट जारी करने के लिए राष्ट्रपति बायो को भी धन्यवाद दिया। सिएरा लियोन से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी।
केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 2 अफ्रीकी देश कोमोरोस और सिएरा लियोन के दौरे को सफल बताते हुए कहा कि इससे दोनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूती मिली है। कोमोरोस और सिएरा लियोन कभी भी मुझे लगता है किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति की पहली यात्रा है। एक तरह से हाई लेवल का डेलीगेशन पहली बार इन देशों में आया है और ये डेवलपिंग कंट्री है। शुरुआत है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, इंडियन कम्युनिटी भी बड़ा अच्छा कर रही है और दोनों देशों में करीब 6 MOU हमने कैमरूस के साथ साइन किए, 6 MOU आज यहाँ पे साइन किए। एक तरह से शुरुआत है, आप ये कह सकते हैं, एक अच्छे रिश्तों की। 2015 में इंडो अफ्रीकन समिट पहली बार हुई थी, 2020 में अगले साल इंडो अफ्रीकन समिट है। मुझे लगता है अफ्रीका के साथ जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सोचा था कि एक नज़दीकी रिश्ते हों, उन रिश्तों की तरफ ही एक कदम है, आप कह सकते हैं। हम दोनों देशों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो चावल के मामले हो या टेक्नोलॉजी के मामले में हो। यहाँ राष्ट्रपति का कार्यालय बनाने की बात हो, लाइन ऑफ क्रेडिट भी है, ग्रांट भी है, दोनों चीज़ें सबको दी जा रही हैं। और भविष्य में मिनरल्स बहुत हैं इस देश में, हीरे हैं, सोना है और बहुत मिनरल्स हैं, आयरन ओर है। तो भविष्य में वहाँ के हिंदुस्तान से जो बिजनेसमैन हैं वो यहाँ के व्यापार कर सकते हैं। हम यहाँ हाई कमीशन भी खोलने जा रहे हैं, जो अब तक समस्या थी, हिंदुस्तानी जो रहते हैं उन लोगों को एक समस्या थी, उसे दूर करने जा रहे हैं। तो भविष्य में मुझे लगता है व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सिएरा लियोन की यात्रा से पहले कोमोरोस में थे, जहां उन्होंने कोमोरोस के उपराष्ट्रपति अजाली ओसुमानी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्ता की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, फार्मा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कोमोरोस के राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के दौरे को अहम बताया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारतीय कंपनियां कोमोरोस में निवेश करें। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से कोमोरोस के लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। I have with me the President of Comoros, Mr. Azali Assoumani. Thanks for speaking to us, Mr. President. Could you please share your experience with your interactions with the Honorable Vice President of India? Écoutez, merci beaucoup pour cette interview, mais partager l'expérience, c'est trop. Au contraire, on doit s'enrichir de l'expérience indienne. C'est-à-dire, cette visite, c'est venu à point nommé. On a beaucoup apprécié, le peuple comorien a beaucoup apprécié, parce que l'Inde et les Comores entretiennent des relations d'antan, et aujourd'hui, on est en train de le concrétiser. Mon ministre des Affaires étrangères a fait une visite en Inde, moi aussi j'en ai fait un dans le cadre du solaire, mais cette visite bilatérale, ça marque un très bon point pour le pays. Sure. Sir, you visited India twice during the African Summit. So if you could share your experience with us during your experience, your visit to India. Ben, j'ai beaucoup appris. Hein. Bon, c'est vrai, géographiquement on est séparés, et puis aussi, quand on a un pays qui compte 1,3 milliard d'habitants et que nous on a 600 000. How strong is the Mahatma Gandhi's influence on Comorians? Une très bonne question. Vous savez, même nous, quand on était jeunes, hein, on suivait Mahatma Gandhi hein, et on appréciait hein, cette personnalité hein, qui luttait, hein, mais sans utiliser la force, hein, la paix, la sécurité et les conseils qu'il donnait. Donc on a beaucoup appris de lui et ça on s'en est référé parce qu'on avait une crise ici en 99 hein, et au lieu de la résoudre par les armes, on est assis, on a discuté ensemble, on a trouvé une solution. Et je pense que c'est un bon professeur à nous, on va s'inspirer. और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक में हिस्सा लेने सर्बिया के दौरे पर है। अंतर संसदीय संघ की बैठक रविवार से शुरू हुई है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहा है। ये बैठक 17 अक्टूबर तक चलेगी और इसमें 70 देशों के स्पीकर और 50 डिप्टी स्पीकर और 147 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं। भारतीय शिष्टमंडल में सांसद शशि थरूर के कनिमोझी, वानसुख साइम, जुगल किशोर शर्मा, भारतीबेन धीरूभाई श्याल, शोभा कारंदलाजे, रामकुमार वर्मा, सस्मिता पात्रा के साथ साथ लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा शामिल हैं। अंतर संसदीय संघ की बैठक से इतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बांग्लादेश की स्पीकर शिरीन शर्मीन चौधरी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की है। उन्होंने शिरीन शर्मीन चौधरी को भारत आकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की
संसदीय कार्यवाही को देखने और भारत की युवा और महिला सांसदों से मिलने का न्योता भी दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मैक्सिको की चैम्बर ऑफ डिप्टीज की प्रेसिडेंट मिस लारा रोजास हर्नांडिस और उनके संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारत मैक्सिको द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयाम पर बातचीत हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि इस मुलाकात से अगले साल 70 साल पूरे कर रहे दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों को नई दिशा मिलेगी। इस विशेष अवसर को दोनों देशों ने साथ मिलकर मनाने का फैसला किया है। मैक्सिको ने चैम्बर ऑफ डिप्टीज के पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप में भारत को भी जगह दी है। हमारी पार्लियामेंट कमेटी कानून बनाने की प्रक्रिया भी हम आपका इंटर एक्सचेंज करना चाहते हैं ताकि बेटर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस डेवलप हो और भारत मैक्सिको के बहुत निकट के गहरे संबंध हैं। हम समय समय पर आपका शिष्टमंडल, हमारा शिष्टमंडल इन प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करें। यूथ पार्लियामेंट डेलीगेशंस आते हैं ताकि हमने पूरे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को कंप्यूटराइज करने का काम किया है। पेपरलेस पार्लियामेंट बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में आज सुबह 2 मंजिला इमारत में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग जख्मी हुए हैं। ब्लास्ट इतना भीषण था कि 2 मंजिला इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। धमाका उस वक्त हुआ जब घर में खाना बनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक जताते हुए जिला अधिकारी से पीड़ितों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल ऑडिटोरियम में कौस्तुभ सोसाइटी के द्वारा फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर से आए बच्चों ने भारतीय कला और संस्कृति की शानदार झलक भरतनाट्यम प्रस्तुत किया और साथ ही तेजी से बदलते समाज में एक संदेश भी दिया कि कैसे अपनी कला और संस्कृति को साथ लेकर चला जा सकता है। वहीं कलाकार सौरभ प्रसाद द्वारा निकाली गई बांसुरी की धुनों ने दृश्य को और ज्यादा संगीतमय बना दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन पद्म विभूषण डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति के निर्देशन में हुआ, जिसमें अलग अलग जगहों से आए बच्चों ने भरतनाट्यम के अलग अलग चरणों की प्रस्तुतियां दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक इतने बड़ा ऑडिटोरियम में डांस कर रही हूँ। मैंने कभी भी इतने बड़ा ऑडिटोरियम में डांस नहीं किया। मैं 6 ईयर्स से डांस सीख रही हूँ, भरतनाट्यम। ये मेरा पैशन है। आई जस्ट लव डांसिंग। ये डिफ़िकल्ट है और मुझको मतलब मैं जब स्टेप्स देखती थी पहले टीवी में कहीं भी, तो मुझको भी करने का बहुत शौक हो रहा था, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।